नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं सतीश सुमन आप सभी का ऑफिशियल एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 19 जून 2022 को राजस्थान प्री पीजी का एग्जाम होने वाला है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 2021 का जो राजस्थान प्री पीजी का पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आप लोगों का पुनः स्वागत है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि द डायमीटर क्लास सेंटीमीटर फॉलोवेड इन इंडिया। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है ये फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब भी हम ट्रीज के बारे में बात करते हैं तो ट्री स्पीसीज जो है या ट्री जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्मॉल साइज के, ठीक है, एक होते हैं मीडियम साइज के, और एक होते हैं आपके लार्ज साइज के। इनके अंदर हम तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनके डायामीटर की। ठीक है, तो डायामीटर के अकॉर्डिंग इन ट्रीज को जो है, जो स्मॉल साइज के होते हैं उनका होता है 2 सेंटीमीटर, मीडियम साइज का होता है 5 सेंटीमीटर, और लार्ज साइज के जो ट्री होते हैं उनकी डायमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि आपसे जो है डायमीटर क्लास ना पूछ के गर्थ इंटरवल के बारे में बात किया जाए, गर्थ इंटरवल के बारे में बात किया जाए कि उनका ट्रंक एरिया जो है कितने एरिया को कवर करता है, उसके बारे में बात किया जाए, तो वो स्मॉल साइज के जो ट्रीज होते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर होता है, मीडियम साइज के लिए जो है 15 सेंटीमीटर होता है, और लार्ज साइज के जो ट्री होते हैं उनके लिए 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक्स और आपको याद रखना है कि यदि मान लीजिए आपसे ट्री मैच्योरिटी डायमीटर के बारे में बात किया जाए, ट्री मैच्योरिटी डायमीटर, ठीक है, ट्री मैच्योरिटी डायमीटर जो होता है स्मॉल साइज के जो ट्री होते हैं उनके लिए 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मीडियम साइज के लिए जो है वो 30 to 50 सेंटीमीटर होता है, और जो लार्ज साइज के ट्री होते हैं उनके लिए ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर होता है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया द डायमीटर क्लास सेंटीमीटर फॉलोवेड इन इंडिया, तो देखिए 2510 जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं कि ऑन फार्म टेस्टिंग। ठीक है, ऑन फार्म टेस्टिंग टू असेस द लोकेशन स्पेसिफिसिटी ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी अंडर द वेरियस फार्मिंग सिस्टम इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया पर जो है कौन सी टेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलर फार्मिंग सिस्टम के लिए अच्छी होगी, वो काम कौन करता है, तो वो है आपका कृषि विज्ञान केंद्र केवीके। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कृषि विज्ञान केंद्र होगा। देखिए, थोड़ा सा हम कृषि विज्ञान केंद्र की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्र को एक और नाम से जाना जाता है, फार्म साइंस सेंटर इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फार्म साइंस सेंटर कहा जाता है। और भारत के अंदर सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र की जो नींव रखी गई थी वो एक कमेटी के द्वारा रखी गई, और उस कमेटी की जो अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने की थी। किसने की थी, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने की थी। तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इंडिया के अंदर केवीके बनाया गया, और भारत का जो पहला केवीके बना वो पांडिचेरी के अंदर बना था। ठीक है, पांडिचेरी के अंदर बना था, और पांडिचेरी जो है वो तमिलनाडु के अंदर आता है। तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 1974 को ये बनाया गया। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण जो है वो 1976 के अंदर फतेहपुर सीकर में हुआ था। कहाँ हुआ था, फतेहपुर सीकर के अंदर हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्तमान कंडीशन की बात करें तो पूरे भारत के अंदर टोटल कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो 731 है, 731 है। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर टोटल कृषि विज्ञान केंद्र 47 है। दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र की जो सक्सेस थी, जो सफलता थी, उसका श्रेय किसको दिया जाता है, तो डॉक्टर चंद्रिका राय प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर चंद्रिका राय प्रसाद को जो है कृषि विज्ञान केंद्रों की सफलता का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कृषि विज्ञान केंद्र होगा। एक यहाँ पर लिखा हुआ है एटिक। देखो, एटिक की फुल फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो 1999 के अंदर भारत सरकार के द्वारा एटिक की घोषणा की गई। एटिक की फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, ये एक इस प्रकार की संस्था है या एक इस प्रकार का मान लीजिए लागू किया था कि प्रत्येक जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी उनके अंदर एक ऐसा संस्थान होगा जो कि एक सिंगल विंडो के माध्यम से फार्मर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा। तो इस एटिक को एक और नाम से जाना जाता है जो कि आपको ध्यान रखना है, एटिक को सिंगल विंडो सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंगल विंडो सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अनदर वन है आपका यहाँ पर आत्मा। देखो, आत्मा की जब हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चरल
टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, आत्मा की फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी होता है, जिसकी स्थापना 2005-6 में की गई थी। आत्मा का मुख्य काम क्या है? टीओटी यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने का काम है। जो भी नई नई स्कीम्स लागू होती है उनको फार्मर फील्ड तक पहुंचाने का काम जो है वो आत्मा करता है। दोस्तों, आत्मा से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब भी हम आत्मा के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर दो बॉडी होती है। एक होता है इसका मैनेजिंग बॉडी, ठीक है, और एक होता है इसका गवर्निंग बॉडी। ठीक है, मैनेजिंग बॉडी जो कि आत्मा के कार्यों को मैनेज करने का काम करता है, इसका चेयरमैन की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है पीडी यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है। जबकि गवर्निंग बॉडी जो होता है यानी इसको मॉनिटरिंग करने का जो काम करता है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, जो कि आपको ध्यान रखना है। अगला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आईआरडीपी। देखो, आईआरडीपी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईआरडीपी की फुल फॉर्म होता है और इसे 2 अक्टूबर 1980 को जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, द मैन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, यानी जो बायोगैस होता है उसका मुख्य कंस्टिट्यूट क्या होता है? मेथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि अगर दोस्तों हम बायोगैस की बात करते हैं और इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो है बायोगैस के अंदर प्रेजेंट होता है आपका 50 से 75% जो है, 50 से 75% जो है आपका CH4 होता है। क्या होता है? मेथेन जो है 50 से 75% पाया जाता है। CO2 जो है लगभग 25 से 50% पाया जाता है। और वहीं आपका जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो 2 to 8% प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 50 to 75% ज्यादा मात्रा में क्या पाया जा रहा है? CH4 पाया जा रहा है। ठीक है, तो मैन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस जो क्या होगा? मेथेन होगा। ठीक है, यदि अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, डबल क्रॉस हाइब्रिड एंड सिंथेटिक वेराइटीज एंड कंपोजिट वेराइटीज आर कॉमन इन, यानी ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसके अंदर ये सारी चीजें डेवलप की गई है? व्हीट, कॉटन, सुगर केन एंड मेज। तो देखो, व्हीट की अगर हम बात करें तो ये भी आपका सेल्फ पॉलिनेटेड है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो मेज को जाता है। ठीक है, मेज को हम क्या बोलते हैं? मेज को सीरियल्स की ड्रोसोफिला कहा जाता है, क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। ठीक है, और यदि अगर हम मेज के बारे में बात करते हैं तो मेज ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर जो है मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो दोनों ही एक ही प्लांट के ऊपर अकेयर होते हैं। इस वजह से मेज कौन सा है? हमारा मोनोसियस प्लांट होता है। ठीक है, और ये प्रोटो एंड्री नेचर का होता है, यानी इसके अंदर जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट के कंपैरिजन में जल्दी क्या हो जाता है? मेच्योर हो जाता है। जबकि प्रोटोगाइनी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका बाजरा। ठीक है, तो देखो, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड की अगर हम बात करते हैं तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड की बात करने से पहले हम देखेंगे कि 1957 के अंदर जो है AICRP ऑन मेज स्टार्ट किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमें मेज के अंदर जेनेटिक एडवांसमेंट करना है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना है। और इसके परिणाम क्या हुए? 1961 के अंदर फर्स्ट हाइब्रिड जो है वो मेज के डेवलप हुआ, गंगाबल। ठीक है, तो हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है कि दो जेनेटिकल डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में हम क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं, और उससे जो F1 हमें मिलता है वो हमारे लिए क्या होता है? हाइब्रिड होता है। तो जब मोनो हाइब्रिड की बात होती है या सिंगल हाइब्रिड, सिंगल क्रॉस की बात होती है, इसके अंदर दो स्पीसीज के बीच में क्या करवाया जाता है? यानी एक स्पीसीज के दो प्लांट के बीच में अगर क्रॉस करवाते हैं तो वो क्या होता है? आपका सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होता है। और मेज का सिंगल क्रॉस हाइब्रिड जिस साइंटिस्ट ने दिया उनका इंपोर्टेंट नाम है, जो कि आपको ध्यान रखना है, ईस्ट एंड सल। ठीक है, ईस्ट एंड सल ने जो है वो मेज के अंदर सिंगल क्रॉस हाइब्रिड दिया था 1910 के अंदर। तो डबल क्रॉस हाइब्रिड क्या होता है? डबल क्रॉस हाइब्रिड का मतलब होता है कि दो सिंगल क्रॉस के बीच में यदि अगर हम क्रॉस करवाते हैं और उससे जो हमें F1 प्रोजेनी मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डबल क्रॉस हाइब्रिड बोलते हैं। और मेज के अंदर डबल क्रॉस हाइब्रिड देने का जो काम किया था वो बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए थे, जेफ डॉन्स। उन्होंने 1920 के अंदर जो है वो डबल क्रॉस हाइब्रिड दिया। ठीक है, तीसरी चीज है आपका यहाँ सिंथेटिक वेराइटी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक वेराइटी, तो सिंथेटिक वेराइटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी वेराइटी जो कि डेवलप की जाती है, ठीक है, जितनी भी इसके मान लीजिए
इनब्रिड लाइंस होती है, उन इनब्रिड लाइंस के बीच में जितना भी पॉसिबल हो उनके बीच में इंटरमेटिंग करवाया जाता है, और इंटरमेटिंग करवाने के बाद जिनकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छी होती है उनको एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है और F1 डेवलप किया जाता है, और उससे जो वैरायटी डेवलप होती है वो आपकी सिंथेटिक वैरायटी होती है। कंपोजिट वैरायटी का मतलब क्या होता है कि ऐसे जीनोटाइप्स जो कि सिमिलर हो, ठीक है, ऐसे जीनोटाइप जो कि सिमिलर हो, उनकी सीड की साइज में, उनके सेप के सीड की साइज में, शेप में, कलर में, मैच्योरिटी में, तो उन जीनोटाइप्स को मिलाकर जो हम नई वैरायटी बनाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, कंपोजिट वैरायटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि विजय अंबर जो है वो मेष की कंपोजिट वैरायटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि लॉयल टिम्बर ऑफ पुअर फार्मर इज, यानी जो गरीब किसान होते हैं उनका लॉयल टिम्बर किसे कहा जाता है, टीक को, साल को, देवदार को, या बंबू को। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बंबू होगा। दोस्तों एक और चीज आपको याद रखना है यहाँ पर कि नेशनल बंबू मिशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल बंबू मिशन कब स्टार्ट किया गया था, 2004 के अंदर नेशनल बंबू मिशन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द बेस्ट नेटिव कैटल ब्रीड फॉर मिल्क प्रोडक्शन इज, देखो कांक्रेज, थारपारकर, नेल्लोर एंड साहिवाल। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा, साहिवाल जो है वो बेस्ट नेटिव कैटल ब्रीड है मिल्क प्रोडक्शन की। और इस साहिवाल को हम क्या बोलते हैं, लोला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोला या मुल्तानी इसे कहा जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि इसकी जो स्किन होती है वो बड़ी सॉफ्ट होती है, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, लोला कहा जाता है। ठीक है, साहिवाल जो है वो ब्रीड काउ की ऐसी ब्रीड है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है मिल्क होता है, और स्वीटेस्ट मिल्क इसके अंदर पाया जाता है जो भी इंडिजीनियस वेराइटी है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि परसेंट ऑफ P2O5 इन सिंगल सुपर फॉस्फेट। दोस्तों राइट आंसर होगा 18, 16, 46 और 48। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है, 16। ठीक है, 16% जो है P2O5 सिंगल सुपर फोस्फेट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब भी हम सिंगल सुपर फोस्फेट की बात करते हैं, ये सिंगल सुपर फोस्फेट वर्ल्ड के अंदर बनने वाला सबसे फर्स्ट कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर है। ठीक है, जिसे 1843 के अंदर रोथेमस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन जो कि इंग्लैंड में था, वहां पर जेबी लोज ने इसे कैसे बनाया था, जब H2SO4 की क्रिया जो है रॉक फॉस्फेट के साथ करवाई गई तो क्या बना, आपका सिंगल सुपर फोस्फेट बना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डाइकैल्शियम फोस्फेट की, डाइकैल्शियम फोस्फेट को जब बनाया जाता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आपका HCl है उस HCl को रिएक्ट करवाते हैं रॉक फॉस्फेट के साथ। यदि अगर हमें ट्राई सुपर फोस्फेट बनाना है तो ट्राई सुपर फोस्फेट बनाने की प्रक्रिया क्या होती है कि हमें H3PO4 को जो है फॉस्फोरिक एसिड को जो है किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, रॉक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो आपका ट्राई सुपर फोस्फेट बनता है। सिंगल सुपर फोस्फेट के अंदर P2O5 16%, डाइकैल्शियम फोस्फेट के अंदर 32% और ट्रिपल सुपर फोस्फेट के अंदर कितना होता है, 48% होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखना है कि अगर आपसे कहा जाए कि प्रतिशत फोस्फोरस आपको दे रखा है और आपको निकालना है P2O5, ठीक है, तो इस प्रतिशत फोस्फोरस को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2.29, ये कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है, यदि अगर आपको P2O5 दे रखा हो तो जब P2O5 को हम 0.43 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, प्रतिशत फोस्फोरस मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द डोमिनेंस ऑफ न्यू जेनेटिक फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी जब एनवायरमेंटल चेंजेस होंगे तो न्यू जेनेटिक फॉर्म जो डोमिनेंस में आएगी उसे क्या कहा जाता है, अडेप्टेशन, सक्सेशन, सिनर्जिम, या फिर आपका नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, आपका नेचुरल सिलेक्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इन ऑर्डर टू कंट्रोल, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है in order to control the quality of processed food, the government of India passes the fruit product order in the year 1950, 1973, 1949 and 1955। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1955 जो है इसमें क्या आया था, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर आया था। लेकिन अगर वर्तमान में हम देखें तो एक FPO करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FPO। तो FPO का फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका FPO का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका लो साल्ट टॉलरेंट फ्रूट ट्री, यानी निम्न में से कौन सा जो है सैलिनिटी को कम से कम टॉलरेंट करता है। ठीक है, तो पोमग्रेनेट,
बेर, एप्पल, गवावा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है आपका गवावा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? एप्पल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि हम जानते हैं पोमग्रेनेट, बेर, गवावा ये सब एरिड रीजन के जो है वो फ्रूट होते हैं, और एरिड रीजन के अंदर मेनली कौन सी सोइल होती है? सैलाइन सोइल होती है, तो ये सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे क्रॉप पूछा जाए कि कौन सी क्रॉप है जो सबसे ज्यादा सैलिनिटी को टॉलरेट करता है, तो हाई सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, बीएससी। बीएससी का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब हो जाएगा बार्ले, एस का मतलब हो जाएगा आपका सुगर बीट, और सी का मतलब हो जाएगा आपका कॉटन। ठीक है, तो बार्ले, सुगर बीट एंड कॉटन जो है वो हाई सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप है। ठीक है, यदि अगर हम बात करें मॉडरेट टॉलरेंट क्रॉप की, ठीक है, मॉडरेट सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है? मिस्टर वीट याद रखना है। क्या याद रखना है? मिस्टर वीट। ठीक है, यहाँ एमआर का मतलब हो गया आपका, एम का मतलब हो जाएगा मेज, आर का मतलब हो जाएगा आपका राइस, और व्हीट हो जाएगा। तो ये तीनों जो है आपका मॉडरेट सैलिनिटी टॉलरेंट है। और लो सैलिनिटी टॉलरेंट अगर हम क्रॉप की बात करते हैं तो आपके बीन और रेडिस जो है वो लो सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर? चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड वाज लॉन्चड इन। ठीक है, तो लियोपार्ड के ऊपर जो इसको इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जो कब स्टार्ट किया गया? 1973, 1995, 2009 एंड 2014। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 2009 होगा। लेकिन दोस्तों एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टाइगर प्रोजेक्ट से। ठीक है, कि टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स? ठीक है, तो वो था आपका 1973 के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज डोमिनेंट इन एल्कली सोइल, कि एल्कली सोइल के अंदर कौन से साल्ट डोमिनेंट होते हैं? दोस्तों अगर हम बात करते हैं एल्कली सोइल की, तो ऐसी सोइल्स, ऐसी मृदाएं जिनके अंदर सोडियम के क्या होते हैं? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं। ठीक है, ऐसी सोइल जिनके अंदर सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है, उन्हें हम एल्कली सोइल कहते हैं। और मेनली क्या ज्यादा होंगे? आपके कार्बोनेट, सोडियम के कार्बोनेट ज्यादा प्रेजेंट होंगे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्कली सोइल कहते हैं। जबकि सैलाइन सोइल क्या होती है? ऐसी सोइल जिनके अंदर सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, उन्हें हम सैलाइन सोइल बोलते हैं। ठीक है, यहां से आपको दो चीजें इंपोर्टेंट याद रखना है कि जो एल्कली सोइल होती है, ठीक है, इन एल्कली सोइल को डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट नाम से जाना जाता है। यदि अगर हम बात करें केल्लार, ठीक है, तो केल्लार इन्हें कहा जाता है पंजाब के अंदर। ठीक है, यदि अगर हम बात करें ऊसर, तो ऊसर इन्हें कहा जाता है आपके यूपी के अंदर। और यदि हम कहें केसर, तो केसर इन्हें कहा जाता है आपके गुजरात के अंदर। ठीक है, यहां से एक ना एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक और चीज अगर हम बात करें सेलाइन सोइल के लिए, तो सेलाइन सोइल को भी डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। थुर इन्हें कहा जाता है आपके पंजाब के अंदर। ठीक है, रह इन्हें कहा जाता है यूपी के अंदर। ठीक है, और हमारे राजस्थान के अंदर इन्हें कहा जाता है लूनी। लूनी जो है सैलाइन सोइल को कहा जाता है, राजस्थान के अंदर कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका क्लियर होना चाहिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रिपान ब्लू हैज बीन परफेक्टेड फॉर स्टेनिंग एक्सेक ऑफ। ये निमेटोलॉजी से आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मेलोडिगाइनी इकोगिनाटा, हेटोरिडेरा केजानी, रोटेलेंकस रेनिफॉर्मिस और मेलोडिगाइनी इंडिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? रोटिलेंकस रेनिफॉर्मिस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि अगर हम बात करते हैं निमेटोलॉजी के बारे में, तो फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि पूरे विश्व के अंदर पहला प्लांट पैरासिटिक निमेटोड कौन सा था या उसकी खोज किसने की? ठीक है, तो ये था आपका नीदम के द्वारा इसका डिस्कवरी किया गया। ठीक है, नीदम के द्वारा जो है इसका डिस्कवरी किया गया। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके अलावा यदि अगर हम बात करें इंडिया के केस में, तो इंडिया के अंदर फर्स्ट रूट निमेटोड जो खोजा था, वो रूट नोट निमेटोड किसने खोजा था? बार्बर नाम के साइंटिस्ट ने जो है इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम रूट नोट निमेटोड की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, द शुगर केन वेराइटी कवरिंग द मैक्सिमम एरिया इन द कंट्री, यानी निम्न में से कौन सी ऐसी वेराइटी है जो कि पूरी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा शुगर केन का एरिया कवर करती है? को 0238, को 08632, COM 0265 एंड CO 0118। देखो जो CO है ये कोयम्बटूर को इंडिकेट करता है, तो को 238 जो है वो शुगर केन की ऐसी वेराइटी है जो कि ओवरऑल पूरी इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है।
ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस अकेयर इन द, देखो फोटो रेस्पिरेशन कहां पर अकेयर होता है, पेरोक्सिसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, पेरोक्सिसोम इन एसोसिएशन विद द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया इन एसोसिएशन विद क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका पीसीएम। क्या होगा, पीसीएम। पीसीएम मतलब आपका पेरोक्सिसोम इन एसोसिएशन विद क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर पीसीएम का मतलब क्या है कि जब मान लीजिए फोटो रेस्पिरेशन होगा, तो जब पेरोक्सिसोम के अंदर फोटो रेस्पिरेशन अकेयर होता है तो इसके दौरान क्या बनता है, H2O2 और ग्लाइसिन का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ग्लाइसिन का निर्माण होगा। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर मान लीजिए फोटो रेस्पिरेशन अकेयर होगा तो इसके अंदर 1 पीजीए यानी 1 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और आपका ग्लाइकोलेट बनेगा। ठीक है। और यदि अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फोटो रेस्पिरेशन अकेयर होता है तो इसके अंदर एक बनेगा आपका अमोनिया और एक आपका अमीनो एसिड बनेगा जिसे हम बोलते हैं सेरीन। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान किस पार्ट के अंदर जो है वो सेरीन का फॉर्मेशन होता है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विच इंसेक्ट पेस्ट कोजेस स्केलेटोनाइजेशन इन ब्रिंजल लीव। ठीक है, ब्रिंजल लीव के अंदर जो है स्केलेटोनाइजेशन कौन सा इंसेक्ट कोज करता है। ठीक है, तो लिसिनोइडस ऑर्बोनेलिस, माइलोसेरस सब फेसिकेटस, इपिलकाना विग्नक्टोपुनक्टाटा और यूरेनिटस इकिनेटस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन जो है इपिलकाना विग्नक्टोपुनक्टाटा होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाडा बीटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाडा बीटल कहा जाता है। ठीक है, ल्यूसिनोइडस ऑर्गोनेलिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये ब्रिंजल के अंदर लगने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रूट एंड शूट बोरर का क्या जूलॉजिकल नेम है। तो फ्रूट एंड शूट बोरर जो कि ब्रिंजल के अंदर लगता है उसका नाम है आपका ल्यूसिनोइडस ऑर्गोनेलिस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके माइलोसीरस सब फेसिटिकस। ठीक है, तो माइलोसीरस सब जो है ये एस विबिल इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस विबिल इसे कहा जाता है। जबकि एक होता है आपका यूरेनिटस इकिनस, यूरेनिटस इकिनस को लेस विंग बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेस विंग बग कहा जाता है, जो कि आपके ब्रिंजल के अंदर लगती है। ठीक है, तो स्क्लेरोनाइजेशन इन ब्रिंजल लीव्स कौन करता है, आपका इपिलेक्ना विग्नक्टोपुनक्टाटा करता है, जिसे हम हाडा बीटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका नोबेलाइजेशन इज कॉमन इन। देखो नोबेलाइजेशन जो है मेनली शुगर केन के अंदर किया था। ठीक है, और फादर ऑफ नोबेलाइजेशन या यूं कहें कि शुगर केन विजार्ड के नाम से जो है वो किसे जानते हैं, वो हम जानते हैं TSV यानी TS वेंकटरमन साहब को जो है शुगर केन विजार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिन्होंने सेकेरम ऑफिसियनम का फॉर्मेशन किया था जिसके अंदर शुगर कंटेंट ज्यादा था जबकि फाइबर कंटेंट जो है वो कम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कोज्ड बाय, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, सेकंड ऑप्शन है एल्बुगो कैंडिडाटा, ठीक है, फ्यूजेरियम मोनिलीफोरम और राइजोप्टेनिया सोलेनाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो कैंडिडा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीट मैज, ठीक है, क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीट मैज पॉपुलर लाइव स्टॉक गिव राइज टू एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। ठीक है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहले क्या ग्रो किया, क्रॉप को ग्रो किया। क्रॉप के बाद हमने क्या उगाया, हमने क्रॉप के बाद लगाया है दोस्तों आपके यहाँ पर सिल्वीकल्चर। ठीक है, सिल्वीकल्चर हमने फॉलो किया है, ट्रीज को हमने यहाँ पर लगाया है और ट्रीज का कल्टीवेशन जिसके अंदर हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वीकल्चर बोलते हैं। तो सेकंड हमने क्या किया, सिल्वीकल्चर किया। और थर्ड वन हमने क्या किया है, लाइव स्टॉक को ग्रो किया है। ठीक है, यानी पशुधन को लिया है। तो पशुधन को जो हम लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पेस्ट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस्ट्रोल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉप सिल्वी पेस्ट्रोल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, और क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो एग्री सिल्वी पेस्ट्रोल सिस्टम जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल निम्न में से कौन सा नहीं है। देखो कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ईच फॉर वन, वन फॉर ईच जो है मेन थीम होता है कोऑपरेटिव का। ठीक है, तो यहाँ है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है ऑप्शन है नो लाइबिलिटी, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, हॉनरी मैनेजमेंट एंड वॉलंटरी
पार्टिसिपेशन। तो लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन भी कोऑपरेटिव का पार्ट है, होनरी मैनेजमेंट भी है, वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन है। तो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, नो लायबिलिटी जो है इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि द प्रोसेस ऑफ हेरिटेबल स्ट्रक्चर चेंजेस इन जीन, यानी जो जीन्स होते हैं उन जीन के अंदर हेरिटेबल स्ट्रक्चर जो चेंजेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्रॉसओवर, लिंकेज, पेनेट्रेंस या म्यूटेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन क्या होता है, सडनली हेरिटेबल चेंजेस जो अकेर होते हैं जीन के अंदर उन्हें हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो म्यूटेशन किसी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूटेंट बोलते हैं। और जो फैक्टर इस म्यूटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, म्यूटा जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूटा जीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन म्यूटाजीन के अंदर हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, एक होते हैं फिजिकल म्यूटाजीन और एक होते हैं आपके केमिकल म्यूटाजीन। ठीक है, फिजिकल म्यूटाजीन और एक होता है आपका केमिकल म्यूटाजीन। फिजिकल म्यूटाजीन के अंदर जो है क्या क्या आता है, फिजिकल म्यूटाजीन के अंदर आपका आता है आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्या आता है, एक होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होती है आपकी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आता है आपका अल्फा, ठीक है, बीटा एंड गामा रेडिएशन। अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन किसके अंदर आता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आता है। जबकि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आता है आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, यदि अगर हम केमिकल्स की बात करते हैं तो कुछ केमिकल्स जो है वो म्यूटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उन केमिकल्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आपको याद रखना है एल्केलॉइड। ठीक है, तो इस एल्केलॉइड के अंदर क्या आता है, एल्केलॉइड के अंदर आपकी कई सारी चीजें आती है, जैसे कि आपका ईएमएस इसके अंदर आता है। ठीक है, मस्टर्ड एल्केलॉइड इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके अलावा एमएमएस इसके अंदर आता है। ये सब जो है आपके केमिकल के अंदर आते हैं। उसके अलावा 5 ब्रोमो यूरेसिल जो है वो भी क्या है, आपका केमिकल म्यूटाजीन है। इसके अलावा आपका इथियम ब्रोमाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इथियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथियम ब्रोमाइड आल्सो जो है आपका क्या है, केमिकल म्यूटाजीन है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर क्लियर हुआ। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन जो है किसी भी जीन्स के अंदर जो सडनली हेरिटेबल चेंजेस होते हैं उन्हें हम म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन जिस कैरेक्टर के लिए होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं म्यूटेंट। और जो इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजीन बोलते हैं। म्यूटाजीन दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल म्यूटाजीन और केमिकल म्यूटाजीन। फिजिकल के अंदर आयोनाइजिंग और केमिकल के अंदर नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग के अंदर आपका अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन, वाइल नॉन आयोनाइजिंग के अंदर आपका होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। वहीं केमिकल म्यूटाजीन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एल्केलॉइड, जिसके अंदर आपका ईएमएस आता है, एमएमएस आता है और मस्टर्ड एल्केलॉइड आते हैं। एक आपका 5 ब्रोमो यूरेसिल इसके अंदर आता है और एक आपका इथियम ब्रोमाइड आता है। ठीक है, अगला आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बैक क्रॉसिंग मेथड इज यूज, यानी बैक क्रॉस मेथड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है। देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लांट ब्रीडिंग से ये, कि इन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप क्या बैक क्रॉस पोलिनेट के अंदर यूज किया जाता है, फॉर हाइब्रिड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, फॉर डेवलपिंग ऑल टुगेदर न्यू वैरायटी, या फॉर इंप्रूविंग द सिंगल ट्री। देखो फर्स्ट चीज आपको क्या याद रखना है कि बैक क्रॉस जो है वो आपका क्रॉस पोलिनेटेड और आपका जो सेल्फ पोलिनेटेड है वो दोनों ही प्रकार के क्रॉप्स के अंदर यूज किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमें जो है सिंगल ट्रेट में इंप्रूवमेंट करना है। यानी जैसे डिजीज रेजिस्टेंस के लिए अगर हमें मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप वैरायटी के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस उसे बनाना है तो उसके लिए हम कौन सा क्रॉस करते हैं, बैक क्रॉस करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपका क्रॉस पोलिनेटेड और आपके सेल्फ पोलिनेटेड के अंदर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फॉर्म ऑफ एपोमिक्सिस, यानी निम्न में से जो है वो कौन सी जो है, निम्न में से कौन सी जो है वो एपोमिक्सिस का फॉर्म नहीं है। देखिए दोस्तों एपोमिक्सिस यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एपोमिक्सिस क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थेनोकार्पी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपोमिक्सिस के बारे में। एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फ्यूजन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। ठीक है, एक चीज होता है आपका पार्थेनोकार्पी। क्या होता है, पार्थेनोकार्पी।
पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन होना, इसे क्या बोला जाता है, आपका पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। पार्थेनोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ पर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। अब ये एपोगेमी, एपोस्पोरी, ये सब किसके पार्ट है, एपोमिक्सिस के पार्ट है। यानी डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस एंड एपोगेमी एंड एपोस्पोरी इज पार्ट ऑफ एपोमिक्सिस। सबसे पहले हम बात करते हैं एपोस्पोरी के बारे में। देखो, एपो का मतलब होता है विदाउट, स्पोरी का मतलब होता है विदाउट स्पोर फॉर्मेशन के जो है, यदि एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, तो उसे कहा जाता है आपका एपोस्पोरी। ठीक है, तो कहां से डेवलप होगा, जो आपकी डाइप्लॉइड सेल्स होती है, ठीक है, जो डाइप्लॉइड सेल्स होती है, उन डाइप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो का निर्माण अगर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी कहा जाता है। एपोगेमी का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम द एंटीपोडाल सेल्स। ठीक है, यानी जो आपने देखा होगा कि सीड के अंदर जो एंटीपोडाल सेल्स होती है या सिनेरिस जो सेल होती है, उनसे यदि एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपोगेमी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ज्योग्राफिकल सीड सोर्स फ्रॉम वेयर सीड एंड प्रोपिगल्स ऑफ एनी स्पीसीज आर कलेक्टेड इज नोन एज, यानी वह पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जहां से एक पर्टिकुलर क्रॉप स्पीसीज के सीड या प्रोपिगल्स को सिलेक्ट किया जाए या कलेक्ट किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीड सोर्स, सीड स्टैंड, प्रोवेनोन्स या रीजनरेशन स्टैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, प्रोवेनोन्स होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखना है, दो टर्म होता है, एक होता है आपका ओरिजिन पैलेस, क्या होता है, ओरिजिन पैलेस होता है, और एक होता है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, क्या होता है, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी होता है। तो दोनों में क्या अंतर है, देखो ओरिजिन पैलेस का मतलब क्या होता है कि वह ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर फर्स्ट टाइम जो है उस क्रॉप का डोमेस्टिकेशन किया गया था, यानी वाइल्ड फॉर्म से उसे कल्टीवेट करना स्टार्ट किया था, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। यदि अगर हम बात करें कि सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी किसे बोलते हैं, कि पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर किसी पर्टिकुलर क्रॉप स्पीसीज का जो है ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसो रेवेन्यू लाइन। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा जो है आइसो रेवेन्यू लाइन का जो है वो कैरेक्टर नहीं है। दोस्तों, यदि अगर हम आइसो रेवेन्यू लाइन की बात करें तो पहली बात तो ये होता क्या है, देखो आइसो रेवेन्यू लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि वह ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वह सारे के सारे कॉम्बिनेशन जिन पर हमें मान लीजिए जो भी हम प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन जिससे हमें सेम रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, दो प्रोडक्ट या दो से अधिक प्रोडक्ट के सारे कॉम्बिनेशन जिनसे कि हमें सेम रेवेन्यू या सेम इनकम जो है वो जनरेट होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो रेवेन्यू लाइन बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स विच वुड yield an equal, ठीक है, और सेम रेवेन्यू और इनकम इज नोन एज आइसो रेवेन्यू लाइन। तो निम्न में से कौन सा जो है वो आइसो रेवेन्यू लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। देखो आइसो रेवेन्यू लाइन जो है स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल सही है। आइसो रेवेन्यू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दो आइसो रेवेन्यू लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल चलती है। ठीक है, स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू लाइन इंडिकेट द इनवर्स प्राइस रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। स्लोप इज नॉट अफेक्टेड बाय प्राइस चेंजेस, ये इसका नहीं है। ठीक है, यानी आइसो रेवेन्यू लाइन का जो स्लोप है वो प्राइस चेंजेस से क्या होता है, अफेक्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्रंट लाइन एंड मेथड डेमोन्स्ट्रेशन आर एग्जांपल ऑफ विच एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। ठीक है, कि फ्रंट लाइन और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, सीइंग बाय डूइंग होता है। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता है और एक मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होता है। तो आपका जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो किसका पार्ट है, आपका ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड का है, जबकि रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो किसका पार्ट है, आपके इंडिविजुअल मेथड का पार्ट है, सॉरी इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट का पार्ट होता है। ठीक है, अलग अलग बुक में जो है आपको अलग अलग दे रखा है कि इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड के अंदर लेस देन जो है वो 15 to 20 पीपल जो है वो आ, होते हैं, जबकि ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड के अंदर 25 से 50 पीपल्स का ग्रुप होता है, जबकि मास कॉन्टेक्ट के अंदर क्या होता है, मोर देन 50। ठीक है, मोर देन 50 पीपल्स जो है इसके अंदर होते हैं। तो आपको याद रखना है
कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि मेथड डेमोंस्ट्रेशन किसके अंदर आता है, ग्रुप कॉन्टेक्ट के अंदर आता है। ठीक है, यदि अगर हम बात करें इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए होम विजिट आ गया, फार्मर्स कॉल आ गया, पर्सनल लेटर है, ये सभी किसके अंदर आते हैं, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट के अंदर आते हैं। जबकि ग्रुप कॉन्टेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपका स्मॉल ग्रुप हो गया, फील्ड डे हो गया, फार्मर डे हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड के अंदर आते हैं। ठीक है, मास कॉन्टेक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि फार्मर्स फेयर हो गए, ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके मास कॉन्टेक्ट मेथड के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इन विच न्यूट्रिएंट माइक्रोबियल प्रोसेस आर मोर इंपोर्टेंट टू मेक इट अवेलेबल, यानी निम्न में से कौन से न्यूट्रिएंट हैं जिनको अवेलेबल कराने में माइक्रोबियल प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटास, नाइट्रोजन एंड सल्फर, और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो एसके न्यूज जॉबनर ने डिलीट किया था, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो राइट है, क्योंकि हम जानते हैं नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कराने में नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होगी, और नाइट्रिफिकेशन के अंदर जो है ऑर्गेनिक मैटर से सबसे पहले क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। ठीक है, अमोनिया की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन, और इस अमोनिया से क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा, और नाइट्रेट जो है दो पार्ट में बनता है, सबसे पहले नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्रेट बनता है। तो अमोनिया से नाइट्रेट की बनने की प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। इसके फर्स्ट स्टेप के अंदर अमोनिया से नाइट्राइट बनता है। ठीक है, यहाँ पर जो जीवाणु काम आता है, जो बैक्टीरिया काम करता है, वो नाइट्रोसोमोनास होता है, जबकि नाइट्राइट से नाइट्रेट जो बनता है वो नाइट्रोबैक्टर के द्वारा बनता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, देखो माइक्रोराइजा, आपने देखा होगा कि माइक्रोराइजा किस तरीके से फॉस्फोरस के मोबिलाइजेशन में जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरीके से अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर थायोबैसिलस हो गया, सल्फर ऑक्सीडेंस हो गए, ये बैक्टीरिया भी जो है सल्फर की अवेलेबिलिटी करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है एसकेन्यू ने डिलीट किया था। अगला क्वेश्चन है आपका बायोटेक्नोलॉजी से आता है कि द एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू रिजनरेट इनटू अ होल प्लांट, यानी सिंगल सेल जो है वो पूरे होल प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसी एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, विच इज वॉज डेराइव्ड इज नोन एज रीजनरेशन, ट्रांसफॉर्मिंग, टोटिपोटेंसी, या सब कल्चरिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, टोटिपोटेंसी होगा। टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू रिजनरेट इनटू अ होल प्लांट from which it was derived is known as a totipotency। क्लियर हुआ यहां तक। अगला क्वेश्चन हमारा है 29, अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट प्लांट ओनली कुसमी स्ट्रेन ऑफ केरिया लाखा, ठीक है, कैन बी डेवलप। देखो अगर हम बात करते हैं लाख कल्चर की, तो लेक के अंदर एक होता है आपका केरिया लाका। तो केरिया लाका का जो कुसमी स्ट्रेन है वो केवल और केवल कौन सी स्पीसीज पर ही जो है वो फीड करता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या प्लास पर, जिजीफस मोरिसियाना बेर पर, सोरिया ओलियोसा, ठीक है, या फिर आपका अकेसिया ओरिकुली फोर्मिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, सोरिया ओलियोसा होगा। ठीक है, यदि अगर हम देखें दोस्तों लाख के बारे में, तो लेक के अंदर एक होता है आपका रंगीनी लेक, क्या होता है, रेनजिनी लेक होता है, एक आपका क्या होता है, केरिया लाका होता है। ठीक है, केरिया लाका है, इस केरिया लाका का एक स्टेन होता है कुसमी स्टेन, एक होता है आपका रेंगिनी स्टेन। तो कुसमी स्टेन केवल और केवल जो है आपका सोरिया ओलियोसा पर ही एज अ होस्ट उसको फीड करता है, जबकि आपका रेंजिनी लेक जो है वो रेंजिनी लेक आपका पलास जो हो गया, पलास जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूटा मोनोस्पर्मा बोलते हैं, उस पर फीड करता है। ठीक है, और मेनली इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो कौन से केरिया लाका का कल्टीवेशन किया जाता है, तो हमारे रंगीनी स्पीसीज जो है उसका मोस्टली हम यहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं। यदि अगर हम देखें आपका कुसमी स्टेन और रंगीनी स्टेन, ये दोनों जो है कुछ प्लांट स्पीसीज ऐसे हैं जिन पर या जो इनके लिए होस्ट प्लांट के रूप में काम करती है, जैसे आपका बेर हो गया, ठीक है, अकेसिया हो गया, ठीक है, फाइकस हो गया। लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें कुसमी स्टेन की, तो ये सोरिया ओलियोसा पर ही अपना फीड करता है। ठीक है, चलिए जी आगे हम चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि यूज एज अ विजुअल एक्सटेंशन एड, यानी निम्न में से कौन सा जो है एज अ विजुअल एक्सटेंशन एड के रूप में यूज किया जाता है। दीज आर द सीरीज ऑफ कार्ड which when presented before the audience in proper sequence is called,
ठीक है, टेल अ कंप्लीट स्टोरी, यानी निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, जो कि एज अ कंप्लीट स्टोरी बताता है। ठीक है, कैसे? फ्लिप चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड या स्लाइड प्रोजेक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा कि जो फ्लैश कार्ड है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लगभग 10 से 12 फ्लैश कार्ड की हमें आवश्यकता होती है एक कंप्लीट स्टोरी को बताने के लिए ग्रामीण परिवेश के अंदर। इसकी अगर हम साइज की बात करें, एक फ्लैश कार्ड की जो साइज होती है, ऑप्टिमम साइज होता है इसका 20 to 28 इंच का ये होता है। ठीक है, और कंप्लीट स्टोरी को बताने के लिए 10 to 12 फ्लैश कार्ड की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, जब आप पोस्टर बनाते हैं तो पोस्टर बनाने के लिए इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पोस्टर जो है वो आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ABC, यानी फर्स्ट ए इंडिकेट इज द अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, और आपका जो है C का मतलब हो जाएगा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पोस्टर के क्या होते हैं? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसी तरीके से जो जर्नलिज्म होती है, पत्रकारिता जो होती है, उस पत्रकारिता के अंदर, जर्नलिज्म के अंदर भी जो है वो ABC होते हैं, ABC होते हैं। फर्स्ट ए इंडिकेट करता है आपके, ए का मतलब हो जाता है आपका एक्यूरेसी होना चाहिए उसके अंदर, एक्यूरेसी। सेकंड वन इसका मतलब होता है ब्रेविटी होना चाहिए, और थर्ड वन जो है सी का मतलब होता है क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीजें जो है वो जर्नलिज्म के अंदर होती है, जबकि ABC अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर जो है वो पोस्टर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रस्ट पैथोजन बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ फंजाई, यानी रस्ट पैथोजन जो है वो फंजाई के किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एस्कोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, और आपका फोर्थ ऑप्शन है मिक्सोमाइसिटीज। तो रस्ट पैथोजन जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप से बिलोंग करता है। यदि अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, जो वीट था, वीट रस्ट के जो फादर हैं वो किसे कहा जाता है? डॉक्टर केसी मेहता को कहा जाता है। देखो, भारत के अंदर केवल 3 ही मेहता फेमस हुए हैं। एक केसी मेहता फेमस हुए हैं, एक मोहन सिंह जी मेहता फेमस हुए हैं, और एक आपका बलवंत राय मेहता फेमस हुए हैं। ठीक है, तो मोहन सिंह मेहता ने तो क्या स्टार्ट किया था? कृषि विज्ञान केंद्र की शुरुआत की थी। केसी मेहता को फादर ऑफ वीट ट्रस्ट इन इंडिया कहा जाता है, जबकि बलवंत राय मेहता ने आपका पंचायत राज सिस्टम जो है वो लागू किया था। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट इसका माना जाता है? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो पंचायत राज सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है। इसके अंदर 3 टायर होते हैं। फर्स्ट टायर जो होता है वो आपका ग्राम पंचायत होती है, सेकंड टायर आपका जो है पंचायत समिति होती है, और थर्ड टायर जो है वो आपका जिला परिषद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स इज द टेक्निक ऑफ, यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? Hydroponics is the growing plant in sand supplemented with nutritional soil. Growing plants in soil filled in pots. Growing plant in nutrient solution, या growing plant with their root बेचड इन द न्यूट्रिएंट मिस्ट। देखो, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा? केवल और केवल जो प्लांट हम लगा रहे हैं वो केवल और केवल वाटर के अंदर लगा रहे हैं, और वाटर के अंदर क्या होगा? न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन होगा। यानी सॉइल लेस सिस्टम के अंदर जब हम प्लांटेशन करते हैं या प्लांटिंग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोनिक कहा जाता है। और हाइड्रोफोनिक के लिए सबसे अच्छा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए बेटा, अगला अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो बायोडीजल इज है, बायोडीजल किससे प्राप्त किया जाता है? तो बायोडीजल इज ऑब्टेन फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, ऑब्टेन फ्रॉम पायरोलाइसिस प्रोसेस, या एग्जिट्स ऑफ प्लांट्स, या एन अपग्रेड वेजिटेबल ऑयल। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? एन अपग्रेड वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बायोडीजल बोलते हैं। बायोडीजल के लिए जैसे कि अभी हम यूज कर सकते हैं आपका जो आपका जैतून है, ठीक है, उस जैतून का भी हम बायोडीजल के रूप में यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि रूबी हाइब्रिड ऑफ पोमेग्रेनेट इज डेवलप्ड फ्रॉम, यानी रूबी हाइब्रिड जो है वो कहां से डेवलप किया गया है? काजरी यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर से, IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बैंगलोर से, या CIAH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर से, या फिर IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? IIHR बेंगलुरु। देखो, IIHR बेंगलुरु की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 के अंदर हुई थी। काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1959 के अंदर हुई थी। CIH की स्थापना कब हुई थी? 1993 के अंदर हुई थी। जबकि IRI की स्थापना कब हुई थी? 1905 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो IIHR बेंगलुरु से जो भी वैरायटीज रिलीज की जाती है उनके आगे अर्का लगा होता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर अर्का नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो रूबी वैरायटी है वो अनार की है और ये IIHR बेंगलोर से रिलीज किया गया है। कि क्या रीजन है कि जो भी वैरायटी IIHR से रिलीज होती है उनके आगे अर्का शब्द लगा हुआ होता है, क्योंकि जो हिस्सरगट्टा जो है बेंगलोर के अंदर वो अर्का नदी के समीप बसा हुआ है या उस अर्का नदी के समीप स्थित है। इस वजह से जो भी वैरायटी IIHR से रिलीज होती है उसके आगे अर्का प्रीफिक्स लगाया जाता है। द स्पीसीज ऑफ रूट नॉट नेमेटोड दैट अटैक वीट इज, यानी निम्न में से कौन सी स्पीसीज है जो कि वीट के ऊपर अटैक करती है? प्रेटिलिंकस लूसी, प्रेटिलिंकस इंडिकस, प्रेटिलिंकस थोर्नियाई और प्रेटिलिंकस वोलुनस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? प्रेटिलिंकस थोर्नियाई जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंडर एल्कलाइन कंडीशन, 36 नंबर का क्वेश्चन जो है कि अंडर एल्कलाइन कंडीशन DNA is rapidly hydrolyzed, RNA is rapidly hydrolyzed, या थर्ड ऑप्शन है DNA and RNA are rapidly hydrolyzed, और नंबर फोर्थ ऑप्शन है neither DNA nor RNA is rapidly hydrolyzed। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? RNA is rapidly hydrolyzed। ठीक है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि द कॉमन सब यूज फॉर ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। देखो ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग जो है वो दो प्रकार का होता है। ग्रीन मैन्यूरिंग दो प्रकार का होता है, एक इन सीटू होता है और एक आपका एक सीटू होता है। ठीक है। इन सीटू का मतलब क्या है कि फील्ड के अंदर ही हम किसी ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप को, चाहे वो ढेचा हो चाहे सनई हो, उसको हम कल्टीवेट करेंगे और जब 45 से 55 डेज की स्टेज के अंदर वो आएगी तो उसके अंदर हम खेत में मिला देंगे। इसे कहा जाता है इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग। एक सीटू के अंदर मान लीजिए कि हमारा मेन फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई प्लांट लगा हुआ है या श्रब लगी हुई है, तो इनकी लीव्स को कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, हमारे मेन फील्ड के अंदर इनको मिला देते हैं, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो इसे कहा जाता है आपका एक्सिटिव ग्रीन मैन्यूरिंग। ठीक है। तो जो ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग आता है वो किसके अंदर आता है? आपका एक्सिटिव ग्रीन मैन्यूरिंग के अंदर आता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ढेंचा, सनहैम, क्लस्टर बीन या ग्लिरिसीडिया। तो जो ग्लिरिसीडिया है वो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जब हम सेसविनिया की बात करते हैं, ढेंचा की बात करते हैं, तो इस ढेंचा के अंदर दो स्पीसीज होती है। ठीक है। एक होता है सेसवेनिया रोस्टाटा। क्या होता है? सेसवेनिया रोस्टाटा होता है। और एक होता है आपका सेसवेनिया एकुलाटा। ठीक है। सेसवेनिया एकुलाटा के अंदर केवल जो रूट पार्ट है, उस रूट पार्ट के अंदर ही क्या होता है? नोडुल फॉर्मेशन होता है। लेकिन सेसवेनिया रोस्टाटा जो है वो ढेंचे की एक ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर रूट के साथ साथ जो है स्टेम पर भी नोडुलेशन अकेर होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ढेंचा की ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसके अंदर स्टेम और रूट दोनों ही पार्ट पर जो है वो नोडुल फॉर्मेशन होता है? तो उसका राइट आंसर है हमारा सेसवेनिया रोस्टाटा। और ढेंचा मेनली जो आपके वाटरलोगेड एरियाज होते हैं वहां पर एज अ ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप के लिए यूज किया जाता है, जबकि नॉर्थ इंडिया की सबसे फेमस ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप जो है वो हमारी सनहैम है, सनई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ लीफ लिटर वेरीज फ्रॉम 50 टू 150 केजी, 500 टू 1000 केजी, 150 टू 300 केजी और मोर देन 1000 केजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 150 टू 300 केजी प्रति हेक्टेयर। सोयाबीन का जो चैप्टर है राजेंद्र प्रसाद बुक के अंदर ये रेफरेंस दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है। हालांकि एसकेएमयू ने इसे डिलीट कर दिया था। ठीक है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि फायर फ्लाइज बिलोंग टू विच ऑर्डर? डिप्टेरा, न्यूरोपटेरा, कोलियोप्टेरा एंड मेसियोपटेरा। तो देखो जो भी आपका कोलियोप्टेरियन की अगर हम बात करते हैं तो फायर फ्लाइज ऐसी फ्लाइज है जो कि कोलियोप्टेरा के अंदर आता है। यदि अगर हम डिप्टोरा की बात करें तो डिप्टेरा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका मॉस्किटो आती है। क्या आता है? मॉस्किटोज आती हैं। ठीक है। शूट फ्लाई आता है, मॉस्किटो आता है, सूट फ्लाई आता है, हाउस फ्लाई आता है। देखो यहाँ भी पीछे सफिक्स फ्लाई लगा हुआ है और यहाँ भी फ्लाइज लगा हुआ है, तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? कोलियोप्टेरा होगा। ठीक है। न्यूरोपोटेरा की अगर हम बात करें तो जो भी आपके लेस विंग होते हैं, ठीक है, लेस विंग बग जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? आपके न्यूरोपटेरा के अंदर आते हैं। जैसे कि ग्रैंड लेस विंग हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्राइसोपेरेला कोर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राइसोपेरेला कोर्निया कहा जाता है। ठीक है। मेसोपटेरा की अगर हम बात करते हैं तो स्कॉर्पियन फ्लाइज जो है वो किसके अंदर आती है? स्कॉर्पियन फ्लाइज जो है वो मेसियोपटेरा के अंदर आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट
project were launched on different parts of the country in which year। देखो यहाँ सिंपल मीन है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था, तो 1952 के अंदर जो है 2 अक्टूबर 1952 को क्या गया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मडी रन ऑफ फ्रॉम द फील्ड इज एन इंडिकेटर ऑफ। ठीक है, कि मडी रन ऑफ फ्रॉम द फील्ड इज इंडिकेटर ऑफ। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, स्प्लाश इरोजन, गली इरोजन, रिल इरोजन एंड सीट इरोजन। देखो दोस्तों, अगर हम इरोजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इरोजन क्या होता है। इरोजन का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारा फील्ड है और यहाँ पर ही आपका एक एग्रीगेट है, यानी प्राइमरी पार्टिकल्स का जो एग्रीगेट होता है, सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले का जो एग्रीगेशन होता है, जब वाटर या विंड का जब इन दोनों एजेंट यहाँ पर इनको डिटेच करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन होगा एक मदर पार्ट से अनदर पैलेस पे, तो इसे क्या कहा जाता है, इरोजन कहा जाता है। यानी डिटेचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मदर पार्टिकल्स या प्राइमर पार्टिकल्स फ्रॉम द मदर पार्टिकल्स टू अनदर पैलेस इज नोन एज इरोजन। ठीक है, तो मडी रन ऑफ फॉर्म जो है वो किसका इंडिकेटर होता है, स्प्लाश इरोजन का, गली इरोजन का, रिल इरोजन का या सीट इरोजन का। इसका राइट आंसर है आपका सीट इरोजन। सीट इरोजन जो होता है ये अननोटिस्ड होता है, इनविजिबल भी इसे कहा जाता है। अननोटिस्ड इरोजन या फिर इनविजिबल इरोजन इसे कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो फील्ड का अपर लेयर होता है, यानी थिन लेयर जो होता है, यानी फर्टाइल सोइल जो होती है, वो रन ऑफ वाटर के द्वारा क्या हो जाती है, बह जाती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन उसे क्या बोलते हैं, स्प्लाश इरोजन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो रेन ड्रॉप होता है उसका बीटिंग एक्शन होता है, और बीटिंग एक्शन होने की वजह से सोइल के पार्टिकल्स एक पैलेस से जो है वो दूसरे पैलेस पर चले जाते हैं। ठीक है, एक होता है आपका रिल इरोजन, यानी रिल लाइक अपीयरेंस जो है वो फील्ड के अंदर दिखाई देती है, यानी लेस देन 30 सेंटीमीटर के जो है रिल लाइक मतलब डीप चैनल्स अगर बन जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, एक होता है आपका गली इरोजन। गली इरोजन इज द एडवांस स्टेज ऑफ द रिल इरोजन, और इसके अंदर क्या होता है, मोर देन 30 सेंटीमीटर के जो है डीप चैनल्स अगर आपको दिखाई दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, गली इरोजन कहा जाता है। देखो रिल इरोजन को तो हम टिलेज प्रैक्टिसेस के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन गली इरोजन को जो है वो टिलेज प्रैक्टिसेस के द्वारा इसे कंट्रोल नहीं किया जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये तो है वाटर इरोजन के पार्ट, यानी स्प्लाश इरोजन, सीट इरोजन। फर्स्ट स्प्लाश इरोजन होता है, फिर सीट इरोजन होता है, फिर रिल इरोजन होता है, फिर आपका गली इरोजन होता है। ठीक है, फिफ्थ होता है आपका राविंस। तो इसी तरीके से जो आपका विंड इरोजन होता है, उस विंड इरोजन के भी 3 स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप होता है आपका साल्टेशन। क्या होता है, साल्टेशन। ठीक है, साल्टेशन के बाद एक होता है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन के बाद एक होता है आपका सरफेस क्रीप। साल्टेशन का मतलब क्या होता है कि सोइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉलिंग करेंगे और वन पैलेस से दूसरे पैलेस पर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो पार्टिकल्स की साइज होना मतलब होती है वो 0.1 से लेकर 0.5 mm के जो पार्टिकल्स होते हैं वो साल्टेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, और टोटल सोइल इरोजन का जो है ये कितना कवर करता है, लगभग 50 to 70% जो है वो साल्टेशन कवर करता है। सस्पेंशन की मतलब बहुत माइन्यूट पार्टिकल, लेस देन 0.1 mm के पार्टिकल्स हवा के माध्यम से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसे कहा जाता है सस्पेंशन। और टोटल विंड इरोजन का ये 3 to 4% पार्ट को कवर करता है। एक होता है आपका सरफेस क्रीप। सरफेस क्रीप के अंदर क्या होता है कि रोलिंग इन स्लाइडिंग ऑफ सोइल पार्टिकल्स जो होता है वो सरफेस क्रीप के अंदर होता है, और इसके अंदर पार्टिकल की साइज 0.5 से 2.0 mm होती है। ठीक है, और ये टोटल विंड इरोजन का केवल और केवल आपका 5 to 25% पार्ट को कवर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि केकीज एंड स्यूडो बल्ब्स आर प्रोपोगेशन यूनिट ऑफ विच कट फ्लावर। ठीक है, तो कट फ्लावर के अंदर आपने देखा होगा कि एक उनके इस तरीके से जो है वो डंडी टाइप में रहता है। ठीक है, जैसे कि आपने गुलाब का अगर देखा हो तो इस तरीके से उनका जो है पेडिसेल पोर्शन जो है वो लगा हुआ होता है। तो ये ऑर्किड्स के अंदर होता है, ग्लेडियोलस के अंदर होता है, बर्ड ऑफ पैराडाइज के अंदर होता है, या फिर एंथियम के अंदर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑर्किड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेड रोड डिजीज ऑफ सुगर केन इज कोज्ड बाय विच फंगस, पक्सिनिया रिकॉन्डिटाटा, कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोरोइड, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम और फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम होता है रेड रोड डिजीज का कोजल ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हॉल पोर्ड एडिबल वैरायटी ऑफ पी, यानी पी की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसका पूरा का पूरा पोर्ड पोर्शन ही एडिबल होता है। काशी नंदिनी, लिनोकॉन, लिनकॉनलॉन, अर्का अपूर्वा और लिटिल मार्वेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका अर्का अपूर्वा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि इन विच सिस्टम ऑफ ड्रेनेज अरेंजमेंट डेड फरोज आर फॉर्मेड, यानी कौन सा ड्रेनेज का ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर डेड फरो का फॉर्मेशन किया जाता है। पैरेलल सिस्टम, रैंडम सिस्टम, बेडिंग सिस्टम या इंटरसेप्शन सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बेडिंग सिस्टम। देखो, एक होते हैं आपके सरफेस ड्रेनेज के मेथड और एक होते हैं आपके सब सरफेस ड्रेनेज के मेथड। सब सरफेस ड्रेनेज मेथड के अंदर आपने देखा होगा कि मोल्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है, आपका टाइल्स इसके अंदर आता है, ठीक है, पाइपलाइंस इसके अंदर आती है, ठीक है, एक होता है गिरडोन। ठीक है, तो गिरडोन भी जो है आपका सब सरफेस ड्रेनेज का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर मेन लेटरल लाइन से क्या जुड़ी हुई होती है, जो इसकी सब लेटरल लाइंस जो है केवल और केवल वन डायरेक्शन के अंदर ही कनेक्टेड होती है। जबकि एक होता है आपका हैरिंग बोन। हैरिंग बोन भी जो है आपका क्या है, हैरिंग बोन भी सब सरफेस ड्रेनेज का एक पार्ट होता है। इसके अंदर मेन लाइन के साथ जो है दोनों ही दिशाओं के अंदर, दोनों ही डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, दोनों ओर जो है वो सब लेटरल लाइन इसके अंदर कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो हैरिंग बोन, ग्रेडोन, टाइल्स एंड मोल्स जो है वो सब किस प्रकार के ड्रेनेज के पार्ट हैं, सब सरफेस ड्रेनेज के पार्ट हैं। जबकि आपका पैरेलल हो गया, रैंडम हो गया, इंटरसेप्शन हो गया, बेडिंग सिस्टम हो गया, ये सब किसके पार्ट है आपके सरफेस इरिगेशन मेथड, सॉरी सरफेस ड्रेनेज के पार्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु सजेस्ट एट द टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट। फंक्शनल न्यूट्रिएंट टर्म जो है वो किसने सजेस्ट किया, ग्रीस ने, लिविंग ने, निकोलस ने या आर्नोल्ड ने। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, निकोलस। ठीक है, निकोलस ने जो है फंक्शनल न्यूट्रिएंट दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें लिविंग की, आर्नोन की, तो आर्नोन को जो है, आर्नोन और स्टाउट ने जो है क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट एसेंशियलिटी दिया था। जबकि लिविंग को जो है फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री से कहा जाता है। ग्रीस ने जो है वो आयरन का एसेंशियलिटी की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च लॉन्चेड दिस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी assessment and refinement program in 1995, ठीक है, which was based on the concept of participatory mode, ensuring greater linkage between the scientist and farmer in a bottom up approach। ठीक है, bottom up approach पर। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है आपका आत्मा, केवीके, आईवीएलपी या एनएटीपी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, सी ऑप्शन, आईवीएलपी। यानी आईवीएलपी की फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टीट्यूशन, क्या होता है दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम। इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम होता है जो कि 1995 में 96 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया, जो कि एक बॉटम अप अप्रोच को ध्यान में रखते हुए फार्मर्स और साइंटिस्ट के बीच में एक लिंक बनाने का काम करता है। एनएटीपी की अगर हम बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जो है वो 1998 में स्टार्ट किया गया था। कृषि विज्ञान केंद्र आप जानते हैं, फार्म साइंस सेंटर इन्हें कहा जाता है। ठीक है, जो कि 1974 में फर्स्ट टाइम पांडिचेरी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर इसे बनाया गया था। आत्मा की बात करते हैं तो 2005 और 6 में एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि इन नॉर्थ अमेरिका टेम्परेट ग्रासलैंड आर कोल्ड। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रेराइज, साउनास, स्टेपीज और बायोम्स। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, प्रेराइज होगा। देखो, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो ग्रासलैंड होते हैं उन्हें हम प्रेराइज बोलते हैं, लेकिन यदि अगर हम अर्जेंटीना के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो अर्जेंटीना के अंदर इन ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेम्पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेम्पास कहा जाता है। यदि अगर हम मान लीजिए यूरेशिया के अंदर जाते हैं तो यूरेशिया के अंदर इन ग्रासलैंड को स्टेप्स कहा जाता है। ठीक है, यदि अगर हम मान लीजिए ट्रॉपिक्स में जाते हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिक्स इलाके होते हैं उन ट्रॉपिक्स के अंदर इन्हें साउना कहा जाता है। ठीक है, और यदि अगर हम मान लीजिए नीदरलैंड के अंदर जाते हैं, ठीक है, नीदरलैंड के अंदर जाते हैं तो इन्हें हम टूसोक के नाम से वहां पर जाना जाता है। ठीक है, तो ये ग्रासलैंड के प्रकार हैं जो कि आपको देखना है। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनडिस्काउंटेड मेजर ऑफ प्रोजेक्ट अप्राइजल। यानी कौन सा जो है प्रोजेक्ट अप्राइजल का
अनडिस्काउंटेड मेथड है। देखो प्रोजेक्ट अप्राइजल दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है आपका अनडिस्काउंटेड और एक होता है आपका डिस्काउंटेड। अगर हम बात करते हैं डिस्काउंटेड मेथड की, ठीक है, तो डिस्काउंटेड मेथड के अंदर आपका आता है नेट प्रेजेंट वर्थ आता है, ठीक है, आपका बीसी रेशो आता है, या ठीक है, उसके अलावा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आता है। ये तीनों मेथड किसके अंदर आते हैं? डिस्काउंटेड मेथड के अंदर आते हैं। जबकि आपके अनडिस्काउंटेड मेथड के अंदर क्या क्या आता है? रैंकिंग बाय इंस्पेक्शन, ठीक है, फर्स्ट है आपका रैंकिंग बाय इंस्पेक्शन, फर्स्ट वन। सेकंड आपका आता है पेबैक पीरियड के आधार पर, पेबैक पीरियड के आधार पर। थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोसीड पर रूपी आउटले, ठीक है, और एक होता है आपका एवरेज एनुअल प्रोसीड पर यूनिट आउटले, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? अनडिस्काउंटेड मेथड होते हैं। अब यहाँ हमसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनडिस्काउंटेड मेजर ऑफ प्रोजेक्ट अप्राइजल। देखो इनमें से कौन सा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? नेट प्रेजेंट वर्थ, ये है आपका डिस्काउंटेड मेथड का पार्ट, ठीक है, ये होगा नहीं। बेनिफिट कॉस्ट रेशो, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी नहीं होगा। तो पे बैक पीरियड क्या होगा इसका राइट आंसर? पे बैक पीरियड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। यदि अगर हम बात करें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का, अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज गिवन इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन, लिकेन, नोडुलेशन या माइकोराइजा, ठीक है। तो फंगस और हायर रूट्स ऑफ जो प्लांट्स होती है, ठीक है, तो उनके बीच में जो एसोसिएशन होता है, फंगस और रूट्स के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसे माइकोराइजा कहा जाता है, ठीक है। माइको यानी होता है फंगस और राइजा यानी होता है रूट स्पेयर, ठीक है। माइकोराइजा फर्स्ट टाइम जो है वो फंक नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। और माइकोराइजा जो है मेनली फोस्फोरस, जिंक और सल्फर जो आपके न्यूट्रिएंट होते हैं उनके मोबिलाइजेशन, उनके अपटेक में जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जबकि नाइट्रिफिकेशन आप जानते हैं, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट इज नोन एज अ नाइट्रिफिकेशन। लाइकेन जो है आपके ईस्ट एंड फंगस के बीच का जो है वो सिम्बायोटिक नेचर को ये इंडिकेट करता है। नोडुलेशन का मतलब होता है कि टाइनी आउटवर्ड ग्रोथ इन लेगुमिनोसी प्लांट। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कभी कि क्या रीजन है कि जो नोडल फॉर्मेशन है वो केवल और केवल लेगुमिनोसी प्लांट के अंदर होता है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो लेगुमिनोसी प्लांट होते हैं उनकी रूट्स जो है वो फ्लेवेनोइड और ल्यूटीन जो है वो दो ऐसे केमिकल्स को रिलीज करती हैं जो कि राइजोबियम के लिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। राइजोबियम अपने भोजन की तलाश के अंदर इनकी रूट्स के पास आता है, और जब इनकी रूट्स से फ्लेवेनोइड और ल्यूटीन का सिक्रेशन किया जाता है तो ये राइजोबियम जो है यहाँ पर टाइनी आउटवर्ड ग्रोथ करता है, और उस टाइनी आउटवर्ड ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? नोड्यूल बोलते हैं। और इस नोड्यूल के अंदर तीन स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। इसके अंदर जो जीन प्रेजेंट होता है वो निप्जीन होता है। इसके अंदर जो ग्लोबुलिन पाया जाता है वो लेग, जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो लेग हीमोग्लोबिन होता है, और इसका कलर क्या होता है? पिंक कलर का ये होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।